स्वागत है एक बार फिर आपका क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम। एक ऐसा युवा जिसने पाठा की धरती में समाज सेवा का काम करना शुरू किया, पत्रकारिता का काम करना शुरू किया, राजनीति में भी सक्रियता रही। इसलिए आज हम देखेंगे कि हम किससे बात करेंगे, एक अभिनेता अनुज से या नेता अनुज से या पत्रकार अनुज या समाजसेवी अनुज। एक व्यक्ति की जब अनेक पहचान हो जाती हैं तब देखना पड़ता है कि आखिरकार कि वक्त उनकी भूमिका को किस प्रकार से तय करता है। चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है और मल्टीपल प्लग भी आ जाते हैं, तो क्या आदमी भी ऐसा ही मल्टीपल प्लग वाला हो गया है? सबसे पहले तो फुल स्टॉप की शुरुआत के लिए आपको मेरा पूर्ण विराम वाला नमस्कार है। आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। और रही बात इस बात की कि आप किस नाम से जाने जाते हैं, आपके नाम के आगे क्या लिखा है, तो कई चीज़ें आपने बताई, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं जनता की आवाज़ बनना चाहता था हमेशा से। और उसके तरीके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन काम सिर्फ एक है, जनता की सेवा करना, गरीबों की आवाज़ उठाना और दबे कुचले लोगों का सहारा बनना। और उसके लिए आप कोई भी माध्यम अपना सकते हैं। आप एक अभिनेता बनकर एक शॉर्ट फिल्म भी कर सकते हैं, जिससे लोगों को ये शिक्षा मिले कि आत्महत्या नहीं करनी है, ऐसी लड़कियों को, ऐसे बच्चों को जो युवा अवस्था में कई गलत निर्णय ले लेते हैं। आप एक पत्रकार भी बन सकते हैं, जिससे शोषितों की आवाज़ उठ जाए। आप राजनीति में भी ये देख सकते हैं कि युवा नेतृत्व लीडिंग पावर उसके पास है कि नहीं। तो कोई भी माध्यम हो सकता है, लेकिन आपको सारे अनुज हनुमतों में सिर्फ एक तो नज़र आ ही रहा होगा कि वो दबता नहीं है, वो असत्य के खिलाफ लड़ता है। क्या मैं कहूँ कि दबंग अनुज? नहीं, दबंग शब्द का प्रयोग इसलिए ना करें क्योंकि सत्य की लड़ाई लड़ने वाला दबंग नहीं हो सकता, वो बम हो सकता है। और ऐसा बम जो उन भ्रष्टाचारियों की नींद हराम कर सकता है, उन असत्य की लड़ाई जो लड़ रहे लोग हैं, असत्य को जो फेवर कर रहे हैं, उन लोगों को परेशान करने वाला अनुज जरूर हो सकता है, क्योंकि जनता की लड़ाई है ये और बड़ी लंबी खींचने वाली है। लेकिन क्या लगता है, स्थिरता और अस्थिरता का सवाल बन जाता है। 2012 के आसपास आप विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं, फिर 2013-14 में आप नरेंद्र मोदी आर्मी में भी सक्रिय रहते हैं, इसके बाद फिर आप पत्रकार बन जाते हैं 2016 के आसपास में, पढ़ाई करते हैं, पत्रकारिता में आ जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि कुछ तारतम्य में बैठ नहीं पाया? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा मेरा अब तक का सफ़र। मुझे खुद लगता है इस बात को, क्योंकि जिस तरह से मेरा नाम अनुज हनुमत रहा, हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा रही कि एक जीवन उन्होंने बचाया। मैं निमोनिया का शिकार हो गया था बचपन में, और दूसरा जीवन जब मिलता है तो उसके मायने अलग होते हैं। और शिक्षा व्यवस्था जो जिस तरीके से चलती रही, हमने विद्या मंदिर से पूरी पढ़ाई की और संघ के स्कूल से हमारी पढ़ाई हुई। और शुरुआत में मैं संघ से जुड़ा भी रहा, खंड संपर्क प्रमुख भी रहा मैं, और कई दायित्वों का मैंने निर्वहन किया। इसके बाद विद्यार्थी परिषद ने मुझे कुछ महीनों के लिए जिला संयोजक भी मैं बना था। उस वक्त बहुत सारी राजनीति जो थी संक्रमण के दौर से गुजर रही थी, और आप भी मेरे एक अच्छे सहयोगी रहे हैं नरेंद्र मोदी आर्मी के दौरान। और ऐसे में आपको ये पता भी है, सबको पता है, मैंने किसी फेसबुक पोस्ट को अपनी छिपाया नहीं, आज भी पढ़ी है वैसे ही पढ़ी है, कि हमने कैसे राजधर्म का पालन किया और हमने देश को एक प्रधानमंत्री सौंपा। आज भी हमें गर्व है। प्रधानमंत्री ने किस तरीके से कार्यकाल निभाया ये सबको पता है, लोग कर रहे हैं अपना काम, सब लगे हुए हैं। लेकिन इसके बाद जब ये महसूस हुआ कि जो आपका मुख्य दायित्व है वो ये है कि आप पढ़ाई से समाज का भला कर सकें, तो हम सीधे अपनी पढ़ाई में लौट जाते हैं। और जिन दिनों मैं राजनीति में सक्रिय था, जिन दिनों मैं समाज में सक्रिय था, मेरा परसेंटेज भी बहुत डाउन हुआ था। मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन मुझे आज भी याद है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैंपस से मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे परसेंटेज में सीधे 10 से 15% का गिरावट आया था। लेकिन जैसे ही मैं पढ़ाई में जाता हूँ दोबारा, और मैं थर्ड ईयर में रहता हूँ, थर्ड ईयर के स्टूडेंट, मैं खूब तैयारी करता हूँ, और मैंने लगभग 70% से ऊपर अंक प्राप्त किए थे उस थर्ड ईयर में। इस कारण मेरा ग्रेजुएशन अच्छा बना था। और इसके बाद फिर मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया। दो रास्ते थे सौरभ जी, जब मेरा राजनीति विज्ञान में भी चयन हुआ था एमए के एंट्रेंस में, और मास कम्युनिकेशन में भी हुआ था, लेकिन मैंने राजनीति विज्ञान के उस द्वार में जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि मैंने कई आईएएस कई आईपीएस को देखा है, और राजनीति से जुड़े जो भी लोग हैं उनको देखा है नज़दीक से। इसके बाद मुझे ये समझ में आया कि हमें ग्राउंड लेवल पे आवाज़ बननी है। हम जब एक अधिकारी बनते हैं तो हमारा दरवाज़ा खोलने में हर वो गरीब आदमी थोड़ा सा सहमता है, थोड़ा सा डरता है कि इसका दरवाज़ा खोले कि ना खोले, अंदर कैसा होगा अधिकारी, क्या बोलेगा, बात करेगा कि नहीं। लेकिन जब आप पत्रकार बनते हैं तो गरीब आपसे आंखों से आंखें मिला के बात करता है, और वो अनुज हनुमत जब बैठता है किसी चारपाई पे गरीब के साथ, तो पूरी आवाज़ उसके गरीब की उठती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे दरमियान एक बात तो हमेशा मेरे साथ चली है, वो रही है लोगों का विश्वास और मेरा असत्य के खिलाफ लड़ना, और ये आज भी जारी है बदस्तूर। तो आज का युवा या कोई भी माता पिता सबसे पहले एक बात करते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कमा लो। आपको लगा कि आप पत्रकार बन करके वो कमाई कर पाएंगे? पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है।
देखिए समय के साथ सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। कोई अगर ये सोचे कि वो बचपन में ही भगत सिंह बन जाएगा या वो युवावस्था में आते ही महात्मा गांधी का अनुसरण करने वाला बन जाएगा, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। युवा कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, जैसे कि उम्र बढ़ती है, वर्ष दर बरस आप एक नई अवस्था में प्रवेश करते हैं, वैसे ही जब समाज के कार्यों को आप करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब मैं इंटर में था, मुझे भी ये चमक धमक की ज़िंदगी अच्छी लगती थी। जब मैं मेडिकल की तैयारी करने कानपुर गया था, तो एक मासूम लड़का था मैं भी, जो ये सोचता था कि बड़े बड़े मॉल्स हैं, पिक्चर्स देखना, कोचिंग जाना, को एजुकेशन हमने बहुत दिनों तक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरा हाई स्कूल था को एजुकेशन, इंटर सिर्फ हम लोग सब बॉयज़ ही थे विद्या मंदिर में। तो शहर की जो चमक धमक होती है उसमें अनुज भी खो रहा था, लेकिन उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता, उसे समाज का प्रहरी बनना होगा। तो फिर मैं आर्ट्स में एडमिशन लिया था मैं विश्वविद्यालय में। तो मैं ये मानता हूँ कि युवाओं को अपने आत्मविश्वास पे नज़र रखनी होगी, और ये बात सत्य है कि ज़िंदगी को बदलने में समय नहीं लगता, और सबकी चाहत होती है कि पैसा हो, ऐशो आराम हो, लेकिन जब चाहतें आपके परिश्रम में बदल जाती हैं सौरभ जी, तो ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं। मायने रखता है कि आप समाज को क्या देना चाहते हैं। जैसे कि आपके परिवार में नौकरी करने वाले लोग हैं, आपको नहीं लगा कि आप नौकरी करके काम करके जिए? प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन का मतलब, एक सरकारी जो नौकर होता है वो बहुत निरीह होता है। लोग बेवजह का परेशान करते हैं, लोग बेवजह का उसको दूसरी नज़र से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे परिवार में रही है कि जो मेरा जेनेटिक, जो मेरा डीएनए है, मेरे ब्राह्मण होने पे जो मुझे गर्व हमेशा रहा है, और ब्राह्मण भी कैसा, जो सभी जातियों का ख्याल। कैसी बात है, ब्राह्मण होने पे गर्व रहा है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं मुझे ठाकुर होने पे गर्व है, आज जातियों पर गर्व कैसा आने लगा? जाति एक संस्कार है। जो जाति पे गर्व करता है उससे पहले ये पूछिए कि उसका संस्कार क्या कहता है। ब्राह्मण, मैं गर्व इसलिए करता हूँ ब्राह्मण पे, भगवान परशुराम पे मुझे गर्व इसलिए है कि मैं तिलक लगा सकता हूँ उस समाज पे जिस समाज में मेरे प्रोफेसर से ये कहा जाता था कि प्रोफेसर हमारे कम्युनिस्ट विचारधारा के थे विश्वविद्यालय में, उनके द्वारा ये कहा जाता था कि पत्रकार हो तुम तिलक नहीं लगा सकते। मैंने कहा कि एक सिख से आप उसकी पगड़ी उतरवा सकते हैं? नहीं उतरवा सकते। तो ब्राह्मण के पास उसकी शिखा होती है, उसका तिलक होता है, और वो संस्कार होते हैं जो उसको प्राप्त होते हैं पैदा होते ही। तो पैदा होते प्राप्त होने वाले संस्कारों को आप त्याग करके कौन सी प्रोफेशनल जिंदगी जीना चाहते हैं? ब्राह्मण होने पे गर्व इसलिए है कि मुझे गरीब का दर्द दिखता है। ब्राह्मण होने पे मुझे गर्व इसलिए भी है क्योंकि मैं जब जाता हूँ किसी दलित बस्ती में, हरिजन बस्ती पे, तो मुझे वही प्रेम मिलता है। मैं उनके साथ जमीन में बैठ पाता हूँ। मैं वो ब्राह्मण हूँ। मैं वो ब्राह्मण नहीं हूँ कि मैं उसको अपने से नीचे बैठा हूँ और मैं ऊपर बैठूँ। ये ब्राह्मण कभी नहीं रहा। हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि समाज को बांटा किसने है। और एक बात बड़ी स्पष्ट है सौरभ जी, जब मैं इंटर में पढ़ा करता था तो मेरे बगल में बैठने वाला कौन सी जाति का होता था, जब हमारा टिफिन खुलता था तो हम बराबर से उसको खाना सर्व करते थे, आपस में हम भी लेते थे, हम भी देते थे। आज भी वैसी जिंदगी हमारी है। यही बात है ना, बहुत ही कम शब्दों में भी हमको बात करनी है, सवाल और जवाब बिल्कुल सीधे सीधे होंगे। ब्राह्मणों के ऊपर सीधा आरोप लगता है, बांट दिया, बहुत नीचा दिखाया, उसी का परिणाम तो आरक्षण है? नहीं, ये ब्राह्मणों के ऊपर लगाया गया आरोप नहीं है, ये ब्राह्मणों के साथ किया गया छल है उस समाज का, जिस समाज को कभी ब्राह्मण बताया करते थे कि आप उस पेड़ में धागा बांधिए, आपको ये फायदा होगा, आप ऐसी पूजा कराइए, आपको ये फायदा होगा। समाज में जब ब्राह्मण ने हमेशा नेतृत्व किया है तो वो ब्राह्मण भी वो ब्राह्मण था जो समाज का ख्याल रखता था। आज हमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम किन लोगों के नैतिक पथ पे चल रहे हैं। भगवान परशुराम को मानने वाले लोग वही लोग हैं जो समाज को एक करना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते। तो ये ब्राह्मणों के ऊपर लगाया गया आरोप है। और सौरभ जी, आरोप इसलिए भी है कि जब अंग्रेज आए, जब मुस्लिम आए, तो ये जो नीति अपनाते थे उसका खामियाजा बड़ी जातियों को भुगतना पड़ता था। और मैं आज भी ये डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं एक गांव गया था, वहाँ पे लोगों ने कहा कि पहले के किसान इतना विश्वास करते थे कि पूरा घर अपनी बहू बेटियों के साथ, जब वो कभी निमंत्रण जाते थे तो घर में छोड़ के जाते थे अपनी बहू बेटियों को, और हम किसान, वहाँ पे किसान बोलते थे, बड़े बड़े घर के व्यक्ति को, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, किसान बोला जाता है गांव में। किसान हमारे मत्थे छोड़ के जाता था अपना घर। आज वो विश्वास कहाँ है? आज नेता आ गए हैं, वो विश्वास कहाँ है? इसी पाठा की धरती पर एक बहुत बड़े नेता थे, बहुजन नेता थे, जो मंत्री भी रहे कई साल तक, दशकों तक मंत्री रहे। वो कहा करते थे कि जो नए ब्राह्मण है वो आगे चले जाएं, पुराने ब्राह्मण पीछे आ जाएं। इस तरीके की चीजें बांट, नए चमार पुराने चमार, ये चीजें घुमा कर पूरा बोलना, मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता। अगर वो शब्द बोले सीधी बात, वो शब्द ही ऐसा है ना कि भाई डर लगता है, इससे लग जाए। ये कौन सा समाज है कि ब्राह्मण को डर लग रहा है? तो हमें इन्हीं चीज़ों से लड़ना है, इन्हीं ताकतों से लड़ना है हमें, जो बांट रहे हैं सौरभ जी। और अनुज हनुमत के ऊपर कोई एक आरोप बता दे कि गरीब के साथ अन्याय कभी किया हो, कोई एक आरोप बता दे कि कभी उसने स्पृश्यता जो होती है, कभी गुलामी होती, कभी हमने उस चीज़ को कभी उसका हमने वो किया हो, उसको बल दिया हो, तो कोई हमें बताए। बिल्कुल ठीक है। आप अभी राजनीति करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जब जब चुनाव आता है, पिछली बार भी एक बार चर्चा में आए थे अनुज हनुमत को सांसद का टिकट दे दिया जाए, फिर विधायक का चुनाव आया, फिर चर्चा होने लगी।
जो पार्टी टिकट देगी उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। ये चर्चा कहाँ से उत्पन्न हो जाती है? जनता, आपके शब्दों में ही छिपा है। आपने कहा कि ये चर्चा होती है, ये बातें सामने आती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर युवा को ये सोचना चाहिए कि आपकी सक्रिय भूमिका क्या है समाज में। और मैंने आपसे बताऊं, जब आप मेरे साथ रहे हैं समाज के सक्रिय योगदानों में, उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि स्पष्ट नीति युवा की होनी चाहिए। राजनीति में आना है या नहीं आना, ये पूछने वाले लोग होते कौन हैं? जनता तय करेगी। जनता अगर कहती है, जनता का अगर मन है, तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है कि एक युवा, उसे तय करना होगा कि उसकी भूमिका, सक्रिय भूमिका किस चीज़ में है। हम जब पत्रकारिता करते हैं तो हम बेबाकी पत्रकारिता करते हैं, उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होता। हम जब राजनीति करेंगे कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, कोई जातिवाद नहीं होगा, सिर्फ मुद्दों की बात होगी सौरभ जी। और मुद्दों की बात ऐसी होगी कि सियासी हलकों में इस बात का संकट रहेगा कि अब नेतागिरी, यहाँ के पाठक की नेतागिरी अच्छी हो पाएगी कि नहीं। किन मुद्दों की बात करते हैं? आपको लगता है कि जनता मुद्दे समझ करके मतदान करती है? बिल्कुल करती है। वो जातिवाद पर मतदान करती है। जब उसकी जाति का मुद्दा आता है, जब खौल जाता है खून, तो वो उधर चली जाती है। वो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा सब भूल जाती है। पाठा की पाठशाला उसको याद ही नहीं रहेगी, तो आप क्या कर लोगे? अगर उसको पाठा की पाठशाला सौरभ जी न याद रहता, तो आज का जो युवा है, आज का जो पाठा के जो लोग हैं और मऊ मानिकपुर के जो लोग हैं, वो ये ना कहते कि हमें पलायन रोकना है, वो ये ना कहते कि हमें युवाओं को रोजगार देना है, और वो ये ना भी कहते कि अनुज हनुमत की आवाज़ को और बढ़ाना है। आज आप देख लीजिए कि कहीं भी कोई आवाज़ जब उठती है तो अब लोग ये भी वार करने लगे हैं मुझ पे कि एक विशेष वर्ग की आवाज़ बनता है, एक विशेष वर्ग के लोगों की बात करता है। लेकिन आप मेरा पूरा सोशल अकाउंट चेक कर लीजिए, मेरी पूरी न्यूज़ हिस्ट्री चेक कर लीजिए, ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा, ऐसी कोई जाति नहीं होगी, ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जिसकी मैंने आवाज़ ना उठाई हो। लेकिन मैं ये क्यों बताऊं, किसे बताऊं? उस समाज को बताऊं जहां पे जाति को देखकर टिकट दिया जाता है, या उस राजनीति को बताऊं? हमें बदलाव करना है सौरभ जी। जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी कहते हैं हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। भाजपा कहती है हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, समाजवादी कहती है हम समाजवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन जब टिकट निर्धारण का समय आता है तो उनकी कुर्मी, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण ही दिखता है कि नहीं दिखता है। इससे आगे भी निकलना होगा। जो देख पा रहा है उसे देखने दीजिए सौरभ जी। हम जो देख पा रहे हैं हमें वो तय करना है। युवा ये नहीं देखता है कि जाति का कौन है। युवा को जो हो रहा है होने दीजिए, हम उससे निकाल के लाएंगे ना विकास के मुद्दे। आप टिकट दे दीजिए जिस जात को देना हो। लेकिन अगर यही पटेल समाज, यही ब्राह्मण समाज, यही यादव समाज, जो भी समाज हो, जिस समाज का व्यक्ति चुनकर आएगा, मैं आज आपको इस कैमरे के सामने डंके की चोट पर कहता हूं कि सारे मुद्दे पूरे कराने का प्रयास किए जाएंगे। हम उस जातिवाद से इस विकास को लेकर गएंगे, सामने निकाल के लाएंगे हम। बिल्कुल ठीक है। आज आप राजनीति करने के लिए जाएंगे, युवा हैं आप, किसका अनुकरण करेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, और किसका नाम ले लूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और उस संघ की उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, कश्मीर में जिनका बलिदान हो गया था, याद करिए, नाम बताइए, याद होगा। मैं अपने उत्तर से आपको बताऊंगा। मुझे देखिए, मैं बताऊं, महापुरुषों को लेकर के मैंने हमेशा स्पष्ट रखी है अपनी नीति। महापुरुष हमारे देश में सिर्फ तस्वीरों तक सीमित रह गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी महापुरुष ने ये नहीं चाहा कि उसकी तस्वीरों तक उसका अनुसरण हो। और रही बात मैं किसका अवलोकन या मैं किसके पथ पर चलूँगा, तो हमारे इस पूरे ज़िले में नानाजी देशमुख से बड़ा व्यक्तित्व और बड़ा विचार कोई नहीं है। और मुझे लगता है उनमें भगत सिंह भी थे, मुझे लगता है उनमें महात्मा गांधी भी थे, और उनमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। तो अगर हमारी इस धरती पर राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख श्रद्धेय हैं, भारत रत्न प्राप्त है उन्हें, और वो बमुश्किल हर उस व्यक्ति के साथ काम कर चुके हैं जिसका देश के स्वतंत्रता में, जिसका देश के जो कई कुरीतियां रही हैं उसको मिटाने में। और मुझे लगता है कि नानाजी देशमुख तो पाठा के बहुत बड़े हीरो रहे हैं। पाठा में उन्होंने काम किया है, चित्रकूट के दलित बस्तियों में काम किया है, और नानाजी देशमुख को अनुसरण करने वाला चित्रकूट का युवा राजनीति को बदलेगा आगे चल करके। आप नानाजी देशमुख की बात कर रहे हैं, बड़ी चतुराई से आपने जवाब दिया, लेकिन कुछ युवाओं ने पिछले कुछ नहीं चतुराई वाला है, ठीक है, अपने आप को आपने सीमित भी कर लिया है यहीं पर चित्रकूट में, जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ठीक है महात्मा गांधी की रक्षा करें, जिसको लोग गालियां दे देते हैं मन से, हम किस भगत सिंह की बात करें जिसको आज तक जो है सही का दर्जा नहीं मिला, हम किस चंद्रशेखर आजाद की बात करें जिसको धोखा देके मारा गया, उन लोगों को कब पकड़ा जाएगा? हम बात करेंगे नानाजी देशमुख की, जो स्पष्ट थे, और युवा को स्पष्ट होना पड़ेगा। अभी चूंकि वो बहुत बड़े स्तर पे नहीं है तो उनका बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर रहे लोग, बिल्कुल भारत रत्न है, सब क्या होगा, इससे बड़ा क्या होगा? अभी उन पर वैचारिक युद्ध नहीं हुआ है ना, बात ये है। जो पार्टी राम को लेकर चल रही है उसको गढ़ने का काम किया, संघ के
के संस्थापक सदस्यों में से रहे। अब कितना बड़ा व्यक्तित्व होना चाहिए सौरभ जी। राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख उन चुनिंदा व्यक्तित्व में से एक हैं जिनको कभी आगे ले नहीं जाया गया, चित्रकूट के लोगों ने स्वीकार किया। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि बहुत पहले सोशल मीडिया पर कई बार आपको लिखा गया पाठा गांधी, तो पाठा गांधी और नानाजी देशमुख। देखिए सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी लोग हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, जो प्रशंसक हैं, जो युवा साथी हैं, मैं उनसे ही निवेदन करूंगा कि मुझे अपना हीरो आप लोग जो समझ रहे हैं वो किसी से तुलना करने लायक नहीं है। गांधी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, नानाजी देशमुख बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, लेकिन वो उनका अधिकार है सौरभ जी। किसी से किसी का अधिकार नहीं छीना जा सकता। अगर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी के पास है तो उसे छीना नहीं जा सकता है ना। जब आदमी चलता है, वो अनुज हनुमत हो या सौरभ द्विवेदी हो, हमें अपनी परछाई का भी पता नहीं रहता है। धूप में चलते हैं, बहुत कम परछाई की तरफ नजर जाती है। तो आपको पीछे चर्चा का आकलन हो या ना हो, लेकिन एक चर्चा एक दिन एक जगह हो रही थी। कोई एक गांधी है पाठा का, कहा जा रहा था कि आप असली गांधी हैं और पाठा का असली गांधी पाठा की यात्रा कब करेगा। तो नकली गांधी कौन है? नकली गांधी वो लोग हैं जो सड़क के नीचे बेस नहीं बनाते। नकली गांधी वो लोग हैं जो बड़े बड़े एनजीओ को चलाकर उसके अंदर महिलाओं को शोषण करने का काम कर रहे हैं। नकली गांधी वो लोग हैं जो कि बड़े बड़े चेक डैम हैं और पूरे चेक डैम कागज में बने हुए हैं। नकली गांधी वो लोग हैं जो राजनीति में घुसे हुए हैं। असली गांधी की तलाश समाज कर चुका है सौरभ जी, और असली गांधी का आज भी हथियार अस्ते, अपरिग्रह, अहिंसा, इस तरीके के हथियार सौरभ जी। और आपको पता है, आपने कई आंदोलनों को नज़दीक से देखा चित्रकूट के, और कई लोगों को आपने ऊपर उठते देखा है। आज कई लोग बड़े पदों पे हैं, जो बड़ी बड़ी राजनीति करके लोग उठे हैं। आप बताइए कि ये हथियार कभी अचूक हुआ? मुझे आज भी याद है, समाज में मैंने एक बहुत बड़ा जो शुरुआत की थी मैंने मानिकपुर में, जब सिर्फ 2 डॉक्टर हुआ करते थे और एक आता था एक नहीं आता था। मानिकपुर में बहुत बड़ी एक दिक्कत थी और हम लोगों ने इसी हथियार का प्रयोग किया था, गांधी जी का। हमने अनशन किया, हमने फिर उसको आमरण अनशन पे बदला, और उस समय बता दूं आपको कि डॉक्टर की हमें प्राप्ति ही नहीं हुई थी। एक चिंगारी जो सुलगी थी, आज उसका परिणाम है कि मानिकपुर में एक्सरे है, मानिकपुर में ऑक्सीजन के वो लगे हुए हैं, मानिकपुर में आज बहुत अच्छे ढंग से गर्भवती महिलाओं को इलाज दिया जा रहा है। आज 1 दर्जन से अधिक डॉक्टर वहाँ पे हैं। और मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर आप देखिए कैसे बदहाली को विकास की बयार से जोड़ा है वहाँ की युवाओं ने। आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन उस पर युवाओं का संघर्ष छिपा है। और पाठा का आने वाला दिन, जब आप अभी मुद्दों की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बदल रहा है हमारा इलाका। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता संगठन भी चलाते हैं आप? मैं नहीं चलाता उसे, ब्राह्मण जो शिरोमणि जो सदस्य हैं वो चलाते हैं, और किसी संगठन को कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता सौरभ जी। मैं आपको बताऊं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की आपने बात की है, उस संगठन का भी निर्माण ब्राह्मण जो समूह हैं, आप ये बताइए, जब कभी किसी वैश्य वर्ग का सम्मेलन होता है उस पर कोई बात क्यों नहीं होती? जब किसी क्षत्रिय सम्मेलन की बात होती है उस पर कोई क्यों नहीं बात करता? जब ब्राह्मण एक होने का प्रयास करते हैं तो उसी पे क्यों विवाद होता है? और सिर्फ ब्राह्मण क्यों एक होते हैं? सभी जातियों का सम्मान हो, सभी जातियों का ख्याल रखा जाए, और ब्राह्मण अपने अंदर व्याप्त बेरोजगारी, ब्राह्मण अपने अंदर व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए अगर एक होता है तो किसी को क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल ठीक है। बीजेपी विधायक आनंद शुक्ला ब्राह्मण हैं, क्या रार हो गई? उन्होंने अपने उसमें क्या रार हो गई है आप दोनों के बीच? देखिए, रार विधायक जी से नहीं है, रार उनसे इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। रार उस व्यक्तित्व से होती है जो जनता को कीड़ा मकोड़ा समझता है। कैसे? उदाहरण बताता हूँ आपको, जो आपने देखा भी था, जिसको लाखों लोगों ने देखा, जिसको जो है बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित भी किया, मीडिया के उस पक्ष को प्रकाशित किया जिसमें मीडिया के लोग लड़ते हैं और उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है। छोटा सा मुद्दा था, सकरौहा का ब्राह्मण परिवार था, उसको ना आवास मिला था, उसको ना कई सुविधाएं मिली थी, वो लड़ रहा था। मंत्री जी का मुद्दा राजापुर वाला था, वहां भी एक ब्राह्मण परिवार था, दोनों एक ही दिन मिल गए। तो मैंने दोनों से प्रश्न किया, दोनों ने ये बता दिया कि प्रश्न पूछना गुनाह है इस लोकतंत्र में, लेकिन हमने भी अपने संघर्ष से बता दिया कि एक प्रश्न कितना बड़ा बन सकता है, कितनी बड़ी आवाज बन सकती है। पूरे घटनाक्रम में मंत्री जी पीछे हो जाते हैं और आप दोनों फ्रंट में आ जाते हैं। मुझे तो लगता है कि आज भी मैं उन प्रश्नों के लिए लड़ रहा हूं। बात यह नहीं कि सोशल मीडिया में कौन पीछे गया, कौन आगे गया, धरातल में कौन आगे गया, कौन पीछे गया। बात यह है कि आज भी सकरौहा का ब्राह्मण परिवार, उसके पास सुविधा नहीं पहुंची। वही व्यक्ति थे जिनके समर्थकों ने लिखा था सीधे कि बात हुई है माननीय जी से और ब्राह्मण परिवार की मदद कराई जाएगी। विधायक नहीं चुना है विधानसभा ने, बेटा चुना है। क्या बेटा ऐसा होता है कि आज भी वो परिवार वैसा ही है? क्या वो बेटा ऐसा है कि वहां भी वैसा ही परिवार है? गरीबों के साथ अन्याय क्यों होता है सौरभ जी? और आप ये बताइए मुझे कि क्या जाति देख के योजनाएं दी जाएंगी?
आज 70% ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं जिनको जाति देखकर अमीर माना जा रहा है, अमीर माना जा रहा है। जैसे आप पत्रकार हैं, समाज के जागरूक व्यक्ति हैं, ग्रामीण स्तर पर जो एक शाखा है ग्राम पंचायत की, प्रधान है, सचिव है, एक आवाज़ देने का काम, नियमता कई सारे नियम लगा रखे, आपको तो पता है, प्रधानमंत्री आवास से लेकर के जितने नियम हैं, तो वो ग्राम प्रधान क्यों नहीं घेरा गया? ग्राम प्रधान घेरा गया, जनता ने उसको हमेशा घेरा है और इस मुद्दे पे परिवार ने ग्राम प्रधान को ही हमेशा पत्र लिखा है, वीडियो के लिखा है, ब्लॉक प्रमुख को लिखा। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कई महीनों और कई वर्षों तक एक ही स्थान पे उस व्यक्ति का आवास रहा और उस समय तक सब लोग पा गए जितने लोग थे। तो क्या उसे ब्राह्मण होने का दोष झेलना पड़ा? और जिस बात को आप उठा रहे हैं, इस बात को खुद उन्होंने भी कहा और उन्होंने ये तक कह दिया था कि चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते प्रधानी का, तुम ही दिला दो, ऐसा आमंत्रण भी मुझे दिया गया। तो पत्रकार अगर प्रश्न उठाए तो उसे प्रधानमंत्री बना दीजिए उठा के, आप उसे प्रश्न पूछने की आप स्वतंत्रता मत दीजिए, बाकी आप उसे संयुक्त राष्ट्र भेज दीजिए। तो हमें ये शौक नहीं है, हम इसी धरती पर रहेंगे, प्रश्न पूछेंगे। हमारे एक पत्रकार साथी हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न एक बहुत बड़े नेता से पूछा था और उन्हें यह कहा गया था कि उसे भी यही कहा गया था कि तुम बहुत होशियार हो, तुम चुनाव लड़ लो, तुम ऐसा कर लो, झुंझलाहट थी। तो पत्रकार साथियों के साथ ऐसा क्यों हमेशा होता है? मैं उत्तर देता हूं, धैर्य तो इसलिए खो देंगे कि बेस कमजोर है। जिस इमारत की बेस कमजोर होती है उसे गिरने में समय नहीं लगता है। वैचारिक नहीं रह गए, उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है, वैचारिकता तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। और मुझे लगता है कि पत्रकारों के साथ हफ्ते में बैठना चाहिए नेताओं को, जिससे ये पता लगे कि मुद्दे क्या हैं। पत्रकारों के साथ ना बैठते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना आप फीडबैक लेते हैं। आप यहाँ तक डरते हैं कि अगर कोई पत्रकार आपसे इंटरव्यू लेने की बात करे तो आप कह देंगे कि मुझे डर लगता है तुमसे। डर मुझसे लगता है कि मेरे प्रश्नों से लगता है, डर मेरे प्रश्नों से लगता है कि जनता से लगता है। नेता फंस जाते हैं इंटरव्यू में तो फिर सब कुछ सामने है। अगर नेता फंस जाते हैं तो सारी तस्वीर आपके सामने है। फांसी रहे हैं शायद, इसीलिए सीट नहीं क्लियर हो रही है। क्योंकि देखिए, माफिया जब आता है वो किसी भी प्रकार का हो, मैं कोई वर्तमान में यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दो जगह की, आज का जो दौर है वो जनता से भी सीधा संदेश जाए, इसलिए हम कह रहे हैं। क्योंकि माफिया ही सक्रिय हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। जब करोड़ों अरबों खर्च कर रहा है तभी तो वो चुनाव लड़ पा रहा है। हमारे आपके पास करोड़ों अरबों खर्च करने की ताकत है क्या? हमारे पास जनता की ताकत है। और जिस दिन आप रुपए की तुलना जनता से करना बंद कर देंगे, वो लोग जो ये समझते हैं कि रुपए सब कुछ होता है। एक धन पशु क्षेत्र में आ जरूर सकता है, लेकिन एक धन पशु क्षेत्र में सर्वाइव नहीं कर सकता। एक धन पशु क्षेत्र में अपने समर्थक खड़े कर सकता है, पैसे रिचार्ज करके समर्थक खड़े कर सकता है। मैं आपकी उत्तर दूंगा आपका। एक समर्थक रिचार्ज करके अपनी एक लंबी फौज खड़ी कर सकता है, चरण वंदना करने वाले कलमकारों को खरीद सकता है, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकता सौरभ जी। और इस बार उस बदलाव का नया सवेरा होगा। और रही बात काशीराम जी की, तो काशीराम जिस विचारधारा के अग्रदूत थे और जिस विचारधारा के बाद उन्होंने अपने उस सिंहासन पर एक महिला को बैठाया, बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है। और वो एक अलग बात है, लेकिन जो आंदोलन काशीराम का था कि हर घर से 10 रुपए 100 रुपए निकाल करके, वो काशीराम का आंदोलन बहुत वैचारिक, बड़ा भागीरथ प्रयास दिखाना होगा ना। क्यों एक विश्वविद्यालय सिर्फ बन पाया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय? क्यों मदन मोहन मालवीय ही रह पाए एक ऐसे व्यक्तित्व? क्यों राजनीति में एक नाम यही लिया जाता है कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन किए थे? क्यों ये नाम लिया जाता है कि अटल जी को विपक्ष भी पसंद करता था? ये बातें इतिहास में ना रह जाएं, इसलिए हम जैसे आप जैसे युवाओं को आना पड़ेगा। और सर, अभी शायद आपकी ही पोस्ट थी जिसने इस उत्साह के साथ ये पोस्ट लिखी थी कि अगर अनुज हनुमत उतरता है तो मेरा वोट अनुज हनुमत को जाएगा, मैं विधानसभा का नहीं हूं वोटर इसके बाद भी। तो ये तो आपसी मित्रता की बात है, ये विश्वास है युवा के ऊपर। मित्रता तो अलग बात है, ये विश्वास है। और यही विश्वास मऊ मानिकपुर के उन लाखों हजारों युवाओं का है जो चाहते हैं कि राजनीति में बदलाव हो। और वो दिन आएगा, आज नहीं तो कल। मुद्दों की बात होना शुरू हो गई है, चोट सौरभ जी कर दी गई है, इसका आगे असर देखने को मिलेगा। और मैं यकीन दिलाता हूं एक एक मुद्दे पूरे होंगे इस मऊ मानिकपुर के। हम तो चाहते हैं कि चेहरा कोई भी हो, वो अनुज हनुमत का चेहरा हो या कोई भी हो, लेकिन मुद्दा चेहरा अगर बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पर मुझे लगता नहीं है कि जनता मुद्दा चेहरा बना पाती है, आपको बुरा भले लग जाए। जनता ने तो बड़ी बड़ी सल्तनतें हिला दी सौरभ जी, बड़े बड़े परिवारों को हिला कर रख दिया। एक निर्दलीय विधायक यहाँ से बन पाया है क्या? किसी निर्दलीय विधायक ने जनता के लिए कुछ किया है क्या? मेरा तो आपसे सीधा प्रश्न है। कैसे करेगा? करना पड़ेगा, खपना पड़ेगा। समाज आपका त्याग मांगता है, पुरुषार्थ मांगता है, सामर्थ्य मांगता है। आपने समाज को क्या दिया? क्या आप किस समाज को, जिस समाज को जाति में विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया, एक वैश्य के नाम से जाना जा रहा है, एक क्या कहते हैं ठाकुर के नाम से जाना जा रहा है, एक ब्राह्मण के नाम से जाना जा रहा है, एक यादव के नाम से जाना जा रहा है, और सभी के अपने अपने दल हो गए हैं। व्यापारी और ब्राह्मण के नाम से भाजपा जानी जाती थी, भले आज पिछड़ा वर्ग की टाल ठोक रहे हों, ठीक है, भले आज ठाकुरवाद का आरोप भाजपा के ऊपर लग रहा हो, लेकिन आपको पता है यादवों के नाम पर समाजवादी पार्टी जानी जाती है, अपना दल कुर्मियों के नाम पर जाना जाता है। तो
किस जनता की बात आप कर रहे हैं? वो जनता है कहाँ? जब राजनीति को समाज से जोड़कर देखा जाता है वहीं पे गलती हो जाती है। समाज राजनीति को बनाता है, बिगाड़ता है, तो समाज को के ऊपर आप कैसे आरोपित कर सकते हैं इन चीज़ों को? समाज जब ये तय कर लेगा कि उसे मुद्दों की बात करनी है, और मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा कि जनता कितनी होशियार होती है। मुद्दा बता दे रहा हूं आपको। मैं जनता की बात चित्रकूट में 2 बच्चों का प्राण हो गया था, हत्या हो गई, चर्चा है पूरे चुनाव में कहीं? चुनाव की चर्चा बनने से ज्यादा सौरभ जी लोगों को ये पता है वो दर्द, उस समय सब पूरा चित्रकूट उस लड़ाई को लड़ा था। और मुझे आज भी उन बेशर्म नेताओं पे, उस बेशर्म सिस्टम पे आज भी मुझे इस बात की शर्म है कि उस परिवार के साथ न्याय नहीं हो पाया। मैं आपके साथ हूं इस बात के लिए, लेकिन क्या बताइए, हर मुद्दा राजनीति से ही जुड़ जाएगा? समाज का क्या योगदान है? समाज कहाँ है? समाज कानून व्यवस्था खराब थी कि नहीं थी? 2 बच्चों का प्राण हो जाता है। देखिए, कानून व्यवस्था खराब थी, खराब है, खराब रहेगी। पूर्वांचल ने तो वो दौर भी देखा है कि जब वहाँ पे माफियाओं का राज था। बुंदेलखंड ने तो वो दौर भी देखा है कि जब यहाँ पे डकैतों का राज था। तो समाज डकैत भी एक्सेप्ट करता है, समाज उसका मंदिर भी बनाता है, लेकिन इसके बाद समाज भागने पे भी मजबूर कर देता है। मंदिर बना है डकैत का। समाज एक डकैत पुत्र को भागने पे भी विधानसभा से मजबूर कर देता है। ये बताता है कि अब किसी को डकैत विचारधारा, माफिया विचारधारा, चाहे वो धन कुबेर हो, चाहे वो कोई माफिया हो, अब विधानसभा में किसी की एंट्री नहीं होने वाली। अगर कोई गलती से घुस भी गया था, नहीं, उनको लगा होगा कि शायद हम हार जाएंगे इसलिए हम यहाँ पे नहीं जीतने पाएंगे। राजनीति में डर भी किस बात का होता है? इसी बात का डर होता है। उनको लगा मैं हारने के लिए क्यों चुनाव लड़ूं, ऐसा भी तो उन्हें जो भी लगा सही लगा, और यही लगना भी चाहिए समय पे। अगर आप एक कुशल नेता है तो आपको समय पे सब चीजों का ज्ञान हो जाना चाहिए। यानी कि आप कुशल नेता मानते हैं वीर सिंह को? कुशल नेता, राजनीति में होने वाला हर व्यक्ति कुशल नेता है, तभी तो सरवाइव कर रहा है 3-3 दशक से। तभी तो इतने बड़े प्रचंड आरोप के बाद भी वो जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, विधायक बनता है। मैं तो उस समाज को प्रणाम करता हूं जो समाज डकैत के रूप में भी एक्सेप्ट किया उनके पिताजी को, और उसके बाद देवता के रूप में भी एक्सेप्ट कर रहा है। समाज के दोहरे चरित्र पे बात कोई नहीं करता कोई। समाज को अपने अंदर आकलन, यही बात तो मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले। लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो अपवाद बनाते हैं, कुछ हम भी लोग होते हैं जो अपवाद को एक धारणा में परिवर्तित करते हैं कि परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन की धारणा में आपका ये फुल स्टॉप एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा सौरभ जी, और वो दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ के हर एक गलत काम पे फुल स्टॉप लगेगा, हर एक गलत राजनीति पे फुल स्टॉप लगेगा। चाहते हैं यही होगा। आप युवा हैं, आप युवाओं का सपोर्ट कर रहे हैं, आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो ये फुल स्टॉप बहुत बड़ा स्टॉप बनेगा। और हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि ये वो बस स्टॉप भी बन जाए जिसपे लोग ठहर करके, समझ करके चीजों को समझ पाए, समन्वय हो सके। तो बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि परिवर्तन होगा। चर्चा बहुत हो गई है, अब एक अंतिम सवाल। मुद्दों की बात हुई नहीं सौरभ जी, बता दीजिए आप ही मुद्दे। देखिए, मऊ मानिकपुर के मुद्दे इसलिए ज़रूरी हैं करना, और मैं उसे संक्षेप में करूंगा कि बात कभी नहीं होती शिक्षा की, बात कभी आदिवासियों के पुनरुत्थान की नहीं होती। बहुत बड़े बड़े एनजीओ चल गए जो बहुत बड़े पुरस्कार ले आए, लेकिन आदिवासी वहीं पे हैं। लोगों ने विदेश की यात्रा भी की उन आदिवासियों को लेकर, लेकिन उनका जीवन यहीं पे है। भगवान राम का स्वागत भी कोल आदिवासियों ने किया, लेकिन मंदिर राम का जो अयोध्या में बना है उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। चित्रकूट का जो हमारा इलाका है वो एक नए मंदिर की मांग करता है कोल आदिवासियों के लिए, जो मंदिर उनकी शिक्षा को बढ़ाए, जो मंदिर उनको जनजाति का दर्जा दे। और यहाँ पे पलायन का मुद्दा सौरभ जी बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं यकीन के साथ ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे पास, हमारी पूरी टीम के पास, मैं इस बात को आश्वस्त करता हूं कि अगर हम जैसे युवाओं को कभी मौका मिलता है, पलायन 100% यहां से दूर किया जाएगा। यहां युवाओं को जो है छोटे छोटे रोजगारों से जोड़ा जाएगा, आत्मनिर्भर युवा बनेगा। यहां पे मऊ मानिकपुर में उच्च शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना हो, महिलाओं की शिक्षा के लिए भी कई ऐसी चीजें होनी चाहिए जो मजबूत हैं। और रही बात किसानों की, जहां से आप भी जन्म लेते हैं और मैं भी जन्म लेता हूं, किसानों को समय पे खाद मिले, किसानों को समय पे उनका अनाज, धान उनका बिक जाए, किसान अन्ना पशु समस्या से दूर हों। अन्ना पशु समस्या सौरभ जी बहुत आराम से दूर की जा सकती है। ठीक उसी तरह से है जैसे राजनीति से खराब लोगों को दूर किया जाना है, वैसे ही इस समस्या का जो समाधान है वो है। और कुछ चीज़ें और भी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो ये है कि पाठा का जो मानिकपुर का जो पानी है, जो पहाड़ी नदियाँ हैं, वो पानी यहीं रोका जाए, जिससे यहाँ की सिंचाई व्यवस्था। अच्छा बताइए, अन्ना पशु की बात की आपने, लालू यादव का चारा घोटाला फेमस था, गौशाला घोटाला है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन से गायों को यानी गौवंशों को उनके घरों से दूर किया गया, उनके प्राकृतिक वातावरण से दूर किया गया और उनको किसानों से दूर होना पड़ा, तब से समस्या लगा। ये मानते हैं कि भाजपा सरकार में न भ्रष्टाचार न गुंडाराज का नारा फैल रहा उनका? देखिए, ये नारा भी राजनीतिक नारा है, ये नारा भी पूर्वांचल में पास होगा, ये नारा बुंदेलखंड में पास नहीं होगा। जहाँ पे जो अधिकारी हैं वो लूट रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगे। जो खा रहे हैं इस पूरे सिस्टम को, वो इस नज़र में गुंडे हैं नहीं। हमें लगता है कि हमारे बुंदेलखंड, हमारे मानिकपुर, हमारे पाठा में जो 20 डकैतों ने बोया था विकास को अवरुद्ध करने का, उसको पेड़ बनाने का काम अधिकारी, जो सिंडिकेट हैं, जो ठेकेदार हैं, वो कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा घोटाला आने वाला है सौरभ जी, और ये इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी लोगों को।
क्या लगता है, अंतिम सवाल, क्या अनुज हनुमत विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने वाले हैं? 8 तारीख तक नामांकन है। आपके प्रश्न में ही जवाब छिपा हुआ है। पहली बात तो देखिए, आपने जनता से पूछा था, जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। जनता बहुत बड़े स्तर पर ये चाह रही है कि युवा बदलाव की राजनीति करने आए, लेकिन अभी हमारी पूरी नज़र विधानसभा के ऊपर बनी हुई है। और मैं फिर से अपने जनता से पूछना चाहता हूँ आपके इस फुल स्टॉप के इस खास शो के द्वारा कि क्या वाकई परिवर्तन की राजनीति होनी चाहिए या वाकई मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, ये जनता तय करेगी। लेकिन पर्चा खरीदा तो कल, अभी तक तो मैंने नहीं खरीदा। तो फिर अभी कितनी तारीख तक पर्चा बिकेगा? वो तो आपने अभी खुद बताया कि 8 तारीख तक समय है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तारीखें तय नहीं करेंगी हमारा विकास, हमारा जुनून तय करेगा सौरभ जी। और कोई 22 नहीं, आने वाले जितने 5 साल के बाद वर्ष होंगे, वर्ष दर वर्ष राजनीति को मजबूत होना है, बदलाव की राजनीति होनी है, और ये मानना लोग अब बंद कर देंगे कि युवा कुछ कर नहीं सकता। मैं अपनी 2 लाइनों के साथ आपके फुल स्टॉप को सलाम करूंगा, आपके प्रयास को सलाम करूंगा, मऊ मानिकपुर की उस जनता को सलाम करूंगा जिसने चिंगारी लगा दी है उस अन्याय विरोध मठाधीशी, उस जो है माफिया राज के खिलाफ। उन 2 लाइनों से कि न जियो किसी अभाव में, न जियो किसी प्रभाव में, ये ज़िंदगी है आपकी, जियो अपने स्वभाव में। फुल स्टॉप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय चित्रकूट, जय मैं भी 2 लाइनों के साथ ही बात को समाप्त करूंगा। ये थे हमारे साथ अनुज हनुमत। बड़ी गहमा गहम बहस हुई है, चुनाव है। एक 2 शब्द आए थे कि दादू भैया लड़ेंगे चुनाव, भोली भाली जनता करेगी चुनाव। तो उसी जनता से कहना है कि प्रमुखता से मुद्दों को सुने, प्रमुखता से विमर्श को सुने और खुद तय करें कि फुल स्टॉप कहाँ पर लगाना है।